मेरा नाम दीपांकर चौधरी है। इस बार सिविल सर्विसेज एग्ज़ामिनेशन में मेरी रैंक 42 आई थी। इसके पहले मैं ऑलरेडी एज एन आईपीएस ऑफिसर पोस्टेड 2018 में मेरी सिलेक्शन हो गई थी और मैं केरला में पोस्टेड था। मैं अपने बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। मेरी शुरू की एजुकेशन हज़ारीबाग में हुई, झारखंड में, फ्रॉम सेंट जेवियर स्कूल इन हज़ारीबाग। एंड देयर आफ्टर मैंने अपनी आगे की स्कूलिंग डीपीएस आर.के. पुरम में की, न्यू दिल्ली में। उसके बाद मेरी ग्रेजुएशन भी वहीं पे हुई, दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, DTU, DC जिसे बुलाते थे, वहाँ से 2015 में मैं ग्रेजुएट हुआ। उसके बाद कुछ दिनों तक मैंने काम किया एंड 2016 से मैंने अपनी 2016 के फर्स्ट फ्यू मंथ्स, राउंड अबाउट फरवरी से मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की टुवर्ड्स सिविल सर्विसेज। तो 2016 में मैंने अटेम्प्ट दिया, 17 में दिया। उन दोनों साल मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। ऑलमोस्ट 2.5 साल की प्रिपरेशन, रिगरस प्रिपरेशन के बाद 2018 में मेरा सिलेक्शन हुआ, 2018 के सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में, विथ अ रैंक ऑफ 166, एंड आई वाज एलोकेटेड IPS, इंडियन पुलिस सर्विस, एंड आई वाज एलोकेटेड केरला काडर। Thereafter I began my training, but I continued giving the examination. 19 में मैंने फिर examination दिया and like I said I got 42nd rank. So this time I'll be allocated IAS. Now I want to begin with my preparation strategy for general studies, which will cover both prelims, the main examination and the interview. Let me first begin with the book list. बुक लिस्ट, पहले मैं बुक लिस्ट के बारे में एक डिस्क्लेमर दे दूं। बुक लिस्ट कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। हर इंसान अपने सहूलियत के हिसाब से, अपने टेम्परामेंट, अपने पढ़ने के स्टाइल के हिसाब से बुक लिस्ट मॉडिफाई कर सकता है। दैट बीइंग सेड, मेरा बुक लिस्ट था, लेट मी बिगिन विद हिस्ट्री। एंशिएंट हिस्ट्री के लिए आई स्टडीड इग्नू मटेरियल। इट्स अ वेरी नाइस बुक, इट रन्स इनटू अबाउट 500 पेजेस, थोड़ा बल्कि है। इसमें आप कुछ इधर उधर से मटेरियल भी ऐड कर सकते हैं। मिडीवल के लिए भी आई रेफर टू इग्नू मटेरियल। मिडीवल के लिए इग्नू थोड़ा ज़्यादा बल्कि है। आई वुड सजेस्ट कि आप जब उसको पढ़ें तो केयरफुली पढ़ें, पूरी किताब नहीं पढ़नी है, उसमें से काफ़ी सारा पोर्शन है जो आपको हटा देना है। सो वंस यू स्टार्ट स्टडिंग इट, आप सिलेबस देख के पता कर पाएंगे कि क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। मॉडर्न के लिए आई स्टडीड 2 books. द फर्स्ट वाज बिपिन चंद्रा एंड द सेकेंड वन वाज एक एस चांद पब्लिकेशन की आती है, BL ग्रोवर ऑथर का नाम है, वो पढ़ा था मैंने। फॉर इकोनॉमिक्स, बेसिक NCERTs मैंने पढ़ रखी थी। 11th एंड 12th में मेरे पास इकोनॉमिक्स था, तो वो बस रिवाइज़ करना था मुझे। उसके अलावा 2 से ढाई साल की करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स कैसे प्रिपेयर करना है, आई विल कम टू दैट इन अ वेरी शॉर्ट वाइल। 2 से ढाई साल के करंट अफेयर्स मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि UPSC जब अब जो क्वेश्चंस पूछ रहा है, दीज आर नॉट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस, दीज आर सॉर्ट ऑफ कंटेम्प्रेरी अफेयर्स क्वेश्चन। तो वो एक रेंज कवर कर लेता है 2 से ढाई साल का। इसलिए मैं सजेस्ट करूँगा कि आप 2 से ढाई साल का जो भी पढ़ रहे हैं, किसी भी सब्जेक्ट का करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, एटलीस्ट 2.5 साल का पीरियड कवर करें। सोशल इश्यूज़, मेरा ऑप्शनल जो कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था, तो मैंने काफ़ी कुछ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पढ़ा था जो कि सोशल इशू से ओवरलैप होता था। फॉर इंस्टेंस सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, सोशल ऑडिट, और बहुत सारे लॉज हो गए, जैसे आपके SC/ST एक्ट हो गया, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट हो गया, और बहुत सारे सोशल इश्यूज़ वाले एक्ट हैं, तो उसका हेल्प मुझे मिला। उसके अलावा मैंने करंट अफेयर्स पे ही रिलाई किया था सोशल इश्यूज़ के लिए फॉर 2.5 years। इंटरनेशनल रिलेशंस, आप करंट अफेयर्स पढ़ें, और बैकग्राउंड के लिए आप गूगल कर सकते हैं। आप बहुत सारे ऑनलाइन रिसोर्सेज मिल जाएंगे आपको, जहाँ पे आप बैकग्राउंड स्टोरी वॉक्स हो गई, और मैनी यूट्यूब पे और बहुत सारे मिल जाएंगे आपको, जहाँ पे आप गूगल करके पता कर सकते हैं कि इसका बैकग्राउंड क्या था और कंटेम्प्रेरी सिचुएशन क्या है। इन्वायरमेंट के लिए फ्रैंकली मुझे अभी तक कोई अच्छी किताब दिखी नहीं है। मार्केट में एक तो बहुत पॉपुलर बुक्स हैं, बट दोज आर नॉट सफिशेंट। मेरे खुद के नोट्स थे इन्वायरमेंट के। आई वुड से आप करंट अफेयर्स करें। उसके अलावा आप NIOS का मटेरियल कर सकते हैं, नेशनल इंडियन ओपन स्कूलिंग सिस्टम करके एक है, उसका आप मटेरियल कर सकते हैं। इट्स क्वाइट बल्कि बट इट्स वेरी गुड। और साथ ही साथ जो आप करंट अफेयर्स कर रहे हैं उसमें आप एडिशंस भी कर सकते हैं। मैंने ऑनलाइन नोट्स बनाए थे एवरनोट पे इन्वायरमेंट के लिए। बेसिकली इन्वायरमेंट में कुछ 6-7 एक्ट्स हैं, 7-8 एक्ट्स, तो उन एक्ट्स और उनसे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उनको आप बहुत अच्छे से करें।
लाइक फॉर इंस्टेंस इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है, फॉरेस्ट एक्ट है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है। बाय द वे ये दोनों अलग अलग एक्ट है, फॉरेस्ट एक्ट एंड फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। वाटर एक्ट हो गया, एयर एक्ट हो गया, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल्स हो गया, ये सारे जितने भी हैं इनको आप काफ़ी डिटेल में करें। इनसे रिलेटेड करंट अफेयर्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, प्रोटेक्टेड एरियाज़, टाइगर रिजर्व्स, कैसे क्या रूल्स रेगुलेशंस क्या फॉलो होते हैं, ये अच्छे से करें। ये हो गया इन्वायरमेंट। आर्ट एंड कल्चर के लिए मैंने CCRT जो कि एक सरकारी रिसोर्स है वो यूज़ किया था। साथ में जो मैंने मिडीवल हिस्ट्री पढ़ा था इग्नू का, उससे काफ़ी सारा आर्ट एंड कल्चर मेरा कवर हो गया था। साइंस एंड टेक अगेन मैंने करंट अफेयर्स पे ही रिलाई किया था। एंड जोग्राफ़ी में आई रेफर्ड टू 2 बुक्स। DR खुल्लर की एक इंडियन जोग्राफ़ी आती है और एक सविंदर सिंह की फिज़िकल जोग्राफ़ी आती है। इट कवर्स वर्ल्ड जोग्राफ़ी ऑल्सो। द प्रॉब्लम इज़ डैट कि ये दोनों बुक्स नॉर्मली ऑप्शनल वाले लोग रेफ़र करते हैं, बट आपको पता, आप बेसिकली 11th एंड 12th की NCERTs पढ़ लें जोग्राफ़ी की, और उसके बाद ये दोनों किताबें पढ़ें। तो ऑल्दो दीज आर क्वाइट वलमनस बुक्स, 700-800 पन्ने की किताब है, बट आपको पूरी किताब नहीं पढ़नी है। उसमें से हार्डली 300-400 पन्ने होंगे जिनके आप शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हैं आप चाहें तो अब जब NCERTs पढ़ लेंगे बेसिक, तो ये सॉर्ट ऑफ वैल्यू एडेड मटेरियल है जो कि आपके आंसर्स को, आपके कॉन्सेप्ट को इनरिच करेगा। तो इसमें क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि क्या रिलेटेड है फॉर GS एज अ जनरल, फॉर जोग्राफी एज अ जनरल स्टडी सब्जेक्ट, एंड यू विल बी एबल टू साइफन ऑफ ऑल द अननेसेसरी मटीरियल फ्रॉम दैट। सो दैट वॉज माई बेसिक बुक लिस्ट। पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत इज़ देयर। उसके अलावा BK शर्मा की इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आती है। पॉलिटी में आई वुड से कि क्योंकि अगेन मेरा ऑप्शनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था, तो मैंने इतनी ज़्यादा पॉलिटी एंड गवर्नेंस एंड ये सारे टॉपिक्स पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में कवर किए थे कि मुझे सॉर्ट ऑफ डेडिकेटेड प्रिपरेशन की कभी ज़रूरत पड़ी नहीं पॉलिटी में। So that's there. But लक्ष्मीकांत, अब पढ़े, लक्ष्मीकांत इज़ अ वेरी नाइस बुक, इट्स अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव बुक। मोटी हो गई है वो किताब विद टाइम उसमें एडिशंस होते रहे हैं, एंड विद टाइम इट हैज़ ग्रोन इनटू अ बिग वलमनस बुक। सो यू हैव टू रीड इट टैक्टफुली, दैट्स देयर फॉर श्योर। Yeah, so this was the book list, and this another important thing I would want to mention is that about NCERTs. See, I didn't read a lot of NCERTs. मैंने सिर्फ जोग्राफ़ी पढ़ा था 11th 12th 9th 10th 11th 12th एंड इकोनॉमिक्स पढ़ा था। उसके अलावा मैंने कोई NCERT पढ़ी नहीं थी। इट इज़ ट्रू कि NCERTs आर वेरी हेल्पफुल, बट ऐसे भी लोग हैं जो बिना NCERTs के एग्ज़ाम क्लियर करते हैं। द थिंग विद NCERT और नॉट रीडिंग NCERT इज़ दैट इट्स कम्प्लीटली योर पर्सनल चॉइस। आपको अगर लगता है कि NCERTs से आपको बेटर चीज़ें समझ में आ रही हैं, वो ज़्यादा लूसिडली और ईजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, then I would say then go for NCERTs. But I know a lot of people, plus एक और बात है कि UPSC has sort of gotten very dynamic. अब जैसे क्वेश्चंस वो पूछ रहा है, जिस तरह के एप्लीकेशन ऑफ माइंड के क्वेश्चंस पूछता है, वो कई बार सिर्फ NCERT से काम चलाना मुश्किल हो जाता है। तो अगर आप NCERTs पढ़ते भी हैं तो उसके आगे आपको बहुत सारा वैल्यू एडेड मटेरियल पढ़ना पड़ता है टू इनरिच योर कॉन्सेप्ट्स, टू इनरिच योर कंटेंट। तो सिंपली रिलाइंग ऑन NCERTs इज़ नॉट एडवाइजेबल। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं सिर्फ NCERTs पढ़ूंगा तो उससे काम नहीं बन पाता अब। सो दैट्स देयर अबाउट NCERTs. Now coming to the main exam preparation, see, I never did a classroom coaching. मैंने कभी classroom coaching की नहीं थी, but I did write a lot of test series, जो ऑल इंडिया मॉक टेस्ट सीरीज़ होते हैं, वेरियस इंस्टीट्यूट्स लेते हैं। सो बेसिकली आई रोट इन विजन एंड GS कोर, IAS कोर, एंड दीज वर द 2 प्रीलिम्स के लिए मैं हमेशा विजन की टेस्ट सीरीज़ लिखता था। तो आप क्लासरूम कोचिंग, पर्सनली मेरा ये ओपिनियन है, इट्स नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड। अगर आपको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है किसी सब्जेक्ट में तो आप क्लासरूम कोचिंग के लिए जा सकते हैं, बट अदर देन दैट एज सच थोड़ा आई एम नॉट अ बिग सपोर्टर और इन फेवर ऑफ अटेंडिंग क्लासरूम कोचिंग। ऑप्शनल में आपको क्लासरूम कोचिंग की ज़रूरत पड़ सकती है, खास करके तब जबकि आपका ऑप्शनल आपके ग्रेजुएशन सब्जेक्ट से अलग है। In that situation you might need classroom coaching for optional. So for mains, all I did was focus on answer writing. Now before coming to that, there is another important thing which I would want to mention. Prelims की preparation में test series का importance and revision का importance. टेस्ट सीरीज़ आप ज़रूर लिखें, बहुत लिखना इंपॉर्टेंट है उसको। मेरा एक टारगेट हुआ करता था कि मैं एग्ज़ाम के पहले 10,000 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके जाऊंगा। सो 10,000 क्वेश्चंस इज़ अबाउट 100 टेस्ट पेपर्स,
ऑल्दो वो कभी पूरा नहीं हो पाया, बट फिर भी आई गॉट वेरी क्लोज टू इट। 70-80 प्रैक्टिस करके गया था मैं। एंड टेस्ट प्रैक्टिस करना इज़ नॉट सिंपली कि आपने एक टेस्ट पेपर उठाया, उसको सॉल्व किया, उसके में जो नंबर आए उस नंबर को देखा और फिर आप यू मूव ऑन। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। आपको उस टेस्ट को सॉल्व करना है, उसको एनालाइज करना है, अपने नंबर कैलकुलेट करने हैं और उस टेस्ट के साथ एटलीस्ट 2 hours 3 hours स्पेंड करना है टू अंडरस्टैंड व्हाट रियली वेंट रॉन्ग इन द क्वेश्चंस यू मेड अ मिस्टेक इन। आपने जहाँ जहाँ गलतियाँ की उन क्वेश्चंस को एनालाइज करें, उनके एक्सप्लेनेशंस देखें, उनको गूगल, विकीपीडिया, एन नंबर ऑफ़ रिसोर्सेज मिलेंगे आपको इंटरनेट पे, उससे फॉलो अप करें एंड उसको फिर बाद में दोबारा रिवाइज़ करें। अदरवाइज देयर इज़ नो पॉइंट राइटिंग अ टेस्ट सीरीज़। द सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग वाज रिविजन। रिविजन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सॉर्ट ऑफ आप 6 बार 7 बार 8 बार जो भी पढ़ें उसको रिवाइज़ करें, बहुत ज़रूरी है ये। अगर आप रिवाइज़ नहीं कर पाते हैं तो पढ़ना ना पढ़ना दोनों बराबर है, उससे अच्छा आप ना ही पढ़ें। बेटर है कि अब जितनी ये बिपिन चंद्रा किताब मैंने एटलीस्ट 7-8 बार पढ़ी थी। ये स्थिति थी कि मेरे पास सॉर्ट ऑफ एक फोटोग्राफिक मेमोरी थी उस बुक की। आई कुड रिकॉल पेज नंबर ये, पैराग्राफ नंबर ये, किस पे क्या लिखा हुआ है, कहाँ लिखा हुआ, आई कुड सिंपली रिकॉल दोज थिंग्स। So revision is very very important when it comes to prelims preparation और mains preparation. Now coming to main, answer writing पे मैं focus करना चाहूँगा। The way I divide my answers is that मैं हर answers के 3 parts देखता हूँ और the way I look at every answer is कि मैं हर answer को 3 parts में divide करता हूँ। So the first part is the length of the answer, the second part is the content of the answer and the third one is the presentation of the answer. एक सॉर्ट ऑफ कॉलेज माइंडसेट होता है कि लेंथ ऑफ द आंसर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 15 नंबर का क्वेश्चन है तो 4 पन्ने भरने हैं। ये यूपीएससी में नहीं चलता है। लेंथ डजेंट मैटर। आप लेंथ एक रीजनेबल अमाउंट पे रख सकते हैं, बट लेंथ इज़ द लीस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ आंसर राइटिंग। उसको लेके आप ज़्यादा परेशान ना हो कि मेरा आंसर छोटा है या लंबा है। What matters is the content of your answer and the presentation of your answer, and amongst these two what matters more is presentation of your answer. अगर 2 लोगों ने सेम कंटेंट लिखा है तो उसको ज़्यादा नंबर मिलेंगे जिसका प्रेजेंटेशन बेटर है। इनफैक्ट अगर आपका कंटेंट थोड़ा कम भी है, 19-20 का अंतर भी है, तो अगर आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी है तो यू विल स्कोर बेटर। तो प्रेजेंटेशन पे काफ़ी फोकस करना है अपने आंसर के प्रेजेंटेशन पे। हाउ डू यू इम्प्रूव योर प्रेजेंटेशन? बहुत तरीके हैं। आंसर लूसिडली लिखें, पॉइंट वाइज लिखें, पैराग्राफ आप यूज़ कर सकते हैं एज एन इंट्रोडक्शन, एज अ कंक्लूजन, और आंसर के 2 पार्ट्स को कनेक्ट करने के लिए एज अ कनेक्टिंग पैराग्राफ। अदर देन दैट आई सजेस्ट यू यूज़ यू राइट इन पॉइंट वाइज। आप डायग्राम्स यूज़ कर सकते हैं, फ्लो चार्ट्स यूज़ कर सकते हैं। लीगल एस्पेक्ट आंसर का क्या हो गया? उस आंसर से रिलेटेड कोई कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है, कोई फंडामेंटल राइट है, कोई डीपीएसपी का आर्टिकल है, कोई भी प्रोविज़न है कॉन्स्टिट्यूशन में, कोई लॉ है, खास करके सोशल इश्यूज़ इन सब्जेक्ट्स पे, एनडीपीएस एक्ट हो गया ड्रग्स के केसेस में, या फिर लेट्स से डावरी प्रोहिबिशन एक्ट हो गया, SC/STs एट्रॉसिटीज़ प्रिवेंशन एक्ट हो गया, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट हो गया बच्चों के केसेस में, पॉक्सो हो गया, ये भी बच्चों के केसेस में आता है, प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट। तो ये लीगल बैकग्राउंड, और उसके साथ और क्या आ गया लीगल बैकग्राउंड में? कोई कमेटी का रिपोर्ट है, किसी कमीशन का रिपोर्ट है, कोई सुप्रीम कोर्ट का इंपॉर्टेंट जजमेंट है, कोई इंटरनेशनल कन्वेंशन है, कोई प्रोटोकॉल है। ये सारी चीज़ें आंसर्स का एक सॉर्ट ऑफ लीगल बैकग्राउंड फॉर्म करती है। इसको आप ज़रूर मेंशन करें, फैक्ट्स एंड फिगर्स मेंशन करें, लाइक आई सेड लूसिडली एंड क्रिस्प आंसर लिखें। ट्राई करें कि आपका आंसर ब्रॉड बेस्ड हो, इन द सेंस कि आप एक ही टॉपिक को पकड़ के इन डेप्थ में जाने के जगह आप उस आंसर्स को बहुत सारे डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कवर करें। लाइक फॉर इंस्टेंस अगर मैं किसी चीज़ की बात करूं, लेट्स से एग्रीकल्चर की बात करूं, तो एग्रीकल्चर हैज़ सो मेनी एस्पेक्ट्स। एग्रीकल्चर हैज़ एन इंटरनेशनल रिलेशंस एस्पेक्ट, एग्रीकल्चर हैज़ इकोनॉमिकल एस्पेक्ट, एग्रीकल्चर हैज़ अ सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट, पॉलिटिकल साइंस एस्पेक्ट है उसका, एक एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट है उसका कि कैसे हम एग्रीकल्चरल लोन्स और ये सारी चीज़ें मैनेज करते हैं। द सेम गोज़ विद, यू कैन पिक अप एनी टॉपिक, बेसिकली यू कैन पिक अप, लेट्स से अगर आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट लेते हैं तो उसका एक लीगल एस्पेक्ट है, उसका एक हिस्टोरिकल एस्पेक्ट है, उसका एक इंटरनेशनल रिलेशंस एस्पेक्ट है कि कैसे इंडिया और यूएस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम टसल में आ चुके हैं, या फिर कैसे इंडिया एंड WTO में टसल क्रिएट हुआ है बिकॉज ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। उसका एक पॉलिटिकल एस्पेक्ट है कि लोकल स्मॉल इंडस्ट्रीज़ को प्रोटेक्ट करना है, उनकी एक लॉबी है, उसका एक एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट भी है। सो बेसिकली ट्राई एंड कवर योर आंसर फ्रॉम एवरी एस्पेक्ट, चाहे वो लीगल हो, चाहे पॉलिटिकल हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव हो, चाहे फाइनेंशियल हो, चाहे इंटरनेशनल रिलेशन हो, चाहे सोशियोलॉजिकल हो, चाहे हिस्टोरिकल हो, चाहे जोग्राफिकल हो।
आंसर को आप ब्रॉड बेस्ड बनाएं, ना कि आपने एक लीगल एस्पेक्ट पकड़ लिया और उसमें काफ़ी इन डेप्थ चले गए। अ ब्रॉड बेस्ड आंसर इज सर्टनली अबाउट विल फेच यू बेटर मार्क्स। डायग्राम्स यूज़ करें, फ्लो चार्ट्स यूज़ करें। 2 थिंग्स अबाउट डायग्राम्स एंड फ्लो चार्ट्स विच आई टेल एवरीवन। नंबर 1, डायग्राम्स और फ्लो चार्ट्स आपको पहले से प्रैक्टिस कर, ये तो दिस इज़ द थर्ड थिंग, आपको पहले से प्रैक्टिस करके जाने पड़ेंगे। आप सोचिएगा कि मैं एग्जामिनेशन हॉल में ऑन द स्पॉट इम्प्रोवाइज़ कर दूँ, तो वैसा नहीं होगा। आपको पहले से टॉपिक बाय टॉपिक प्रिपेयर करके जाना होगा। सो दैट्स देयर। एंड डायग्राम्स में आई वुड से कि द 2 important थिंग्स आर कि डायग्राम्स और फ्लो चार्ट्स और एनीथिंग लाइक दैट शुड बी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। ऐसा नहीं कि आप एक डायग्राम बना रहे हैं या एक फ्लो चार्ट बना रहे हैं, फिर आधा पेज स्पेंड कर रहे हैं उसको एक्सप्लेन करने में कि मैंने ऊपर बनाया क्या है। अगर ऐसा करने की ज़रूरत पड़ रही है तो आप बेहतर है ना बनाएं डायग्राम, सिर्फ एक्सप्लेनेशन लिख दें। ये नहीं करना है हमें। सेकेंडली, इट शुड कंडेंस द अमाउंट ऑफ स्पेस। लेट्स से अगर आपको वो सेम बात एक पैराग्राफ फॉर्म में या पॉइंट वाइज लिखने में आधा पेज लगता है, बट डायग्राम में वो पूरा पेज ले लेता है आपका, या 3/4 पेज ले लेता है, तो बेटर है कि आप डायग्राम ना बनाएं, उसको पैराग्राफ फॉर्म में लिख दें या पॉइंट फॉर्म में लिख दें। डायग्राम्स का बेसिकली 2 ही मोटिव है कि वो बहुत सारे इन्फॉर्मेशन को छोटे स्पेस में एक पिक्टोरियल फॉर्म में ऐसे रिप्रेजेंट करे कि सामने वाले को देख के समझ में आ जाए कि ये क्या एक्सप्लेन करना चाह रहा है, उसको दिमाग ना लगाना पड़े। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होना उसका बहुत ज़रूरी है। हमेशा अपने आंसर्स की एंडिंग एक पॉजिटिव नोट पे करें, एक वे अहेड, एक ब्राइट फ्यूचर के साथ, एक ग्लूमी या एक डिप्रेसिव नोट्स पे अपने आंसर को एंड ना करें। बाकी करंट अफेयर्स, अब जैसे मैंने प्रीलिम्स और मेंस की बात कर ली, तो नाउ लेट मी कम टू करंट अफेयर्स, जो कि कॉमन है इन बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस। मेरा ये तरीका था करंट अफेयर्स प्रिपेयर करने का कि मैं विज़न के मंथली मैगजीन्स फॉलो करता था। आई वुड ऑल्सो सजेस्ट कि आप मंथली मैगजीन्स ही फॉलो करें जिस किसी भी इंस्टीट्यूट के करते हैं। आई वुड ऑल्सो से कि आप ये जो ईयरली कॉम्पाइलेशंस आते हैं, लिस्ट्स आते हैं, 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक या 1 साल का कॉम्पाइलेशन, 1.5 साल का कॉम्पाइलेशन, इन चक्करों में ना पड़ें। आपको किसी भी सब्जेक्ट की इन डेप्थ स्टडी करनी है, एक लिस्ट बनाकर एक कॉम्पाइलेशन के थ्रू आप किसी सब्जेक्ट को प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे। सो विज़न वॉज माई सोर्स, जो मैं यूज़ करता था करंट अफेयर्स के लिए। मैं बेसिकली विज़न के प्रिंट आउट्स निकलवाता था, एंड दोज यूज टू बी वन साइडेड प्रिंट आउट, मतलब एक साइड उसमें कंटेंट होता था और एक साइड ब्लैंक होता था। तो बेसिकली अब मैं कोई राज्यसभा का प्रोग्राम देख रहा हूँ या न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ, मुझे कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिली, तो जो ब्लैंक साइड है उसको मैं उस इन्फॉर्मेशन को कंडेंस कर दूंगा 4 या 5 लाइन में, स्क्रिबल कर दूंगा। या मुझे कुछ और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कहीं विकीपीडिया पे या किसी टेस्ट सीरीज़ में मिली, तो मैं इन्फॉर्मेशन लेके स्क्रिबल कर दूंगा साइड में या पीछे में। फिर मैं क्रॉस रेफरेंसिंग करता रहूँगा। जैसे मैंने मई में कुछ पढ़ा और मुझे याद आया कि इससे रिलेटेड एक न्यूज़ मार्च के महीने में आई थी, तो मैं वहाँ पे मेंशन कर दूंगा रेफ़र टू मार्च पेज नंबर सो एंड सो। मार्च में भी मेंशन कर दूंगा मैं रेफ़र टू मई पेज नंबर सो एंड सो। ये क्रॉस रेफरेंसिंग करना बहुत ज़रूरी है ताकि आप अच्छे से रिवाइज़ कर पाएँ। करंट अफेयर्स लाइक आई सेड 2.5 साल के करने हैं आपको, एंड ऐसे करने हैं कि आप उनको जल्दी जल्दी कई बार रिवाइज़ कर पाएँ। सो दिस वाज अबाउट करंट अफेयर्स। न्यूज़पेपर, कोई एक न्यूज़पेपर पढ़ें। आई यूज़ टू प्रेफर इंडियन एक्सप्रेस। आप जो आपको न्यूज़पेपर अच्छा लगता है, हिंदू अच्छा लगता है या कोई और न्यूज़पेपर आपको पसंद है, तो आप वो न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। सो दिस वाज द ओवरऑल स्ट्रैटेजी फॉर जनरल स्टडीज़। इंटरव्यू में इंटरव्यू, a lot of people say कि interview is not a test of your knowledge, it's a test of your personality, which is true, but the thing is कि आपको knowledge तो चाहिए वहाँ पे भी। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो आप बोलेंगे क्या? अल्टीमेटली आपको पर्सनालिटी दिखाने के लिए कुछ कंटेंट तो चाहिए, क्या आप बोलेंगे? सो थोड़ा नॉलेज आपको इंटरव्यू में भी चाहिए। आप करंट अफेयर से अपने आप को अपडेटेड रखें इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू में सिचुएशन बेस्ड ऑन द स्पॉट बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लाइक फॉर इंस्टेंस आई रिमेंबर वन ऑफ द क्वेश्चंस दे आस्क्ड मी वाज, इफ़ यू हैव टू मेक वन अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, व्हाट वुड इट बी? तो आप बोलने को कोई भी अमेंडमेंट बोल सकते हैं, बट आप जो भी अमेंडमेंट बोलेंगे उस पर फिर क्रॉस क्वेश्चनिंग होगी। तो बेटर है कि आप कोई कंट्रोवर्शियल अमेंडमेंट ना बोलें, क्योंकि उसमें फिर बहुत ही पोलराइजिंग और एक्सट्रीम व्यूज़ हो जाते हैं और उसको डिफेंड करना मुश्किल हो जाता है। तो उस मोमेंट में एक बैलेंस्ड पॉइंट ऑफ व्यू लेना बहुत ज़रूरी है। दिस ईयर आई वाज आस्क्ड अ क्वेश्चन, आई कम फ्रॉम एन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, मैथमेटिक्स बैकग्राउंड। So they asked me कि Fourier transforms, अगर if any one of you is engineer, मैथमेटिक्स या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आता है तो उसको पता होगा Fourier transforms क्या होते हैं। So one of the panel members asked me कि if you have to explain Fourier transforms to a 9th standard kid, जो 9th standard में पढ़ता है, how would you do it? एक 9वीं कक्षा के बच्चे को आप Fourier transforms कैसे समझाएंगे? ना उसको कैलकुलस आता है, ना हायर मैथमेटिक्स आती है।
आई रिमेंबर वन ऑफ द क्वेश्चंस दे आस्क्ड मी कि आप डिफेंस बजट और एजुकेशन बजट में किसको प्रायोरिटाइज़ करना चाहेंगे। डजेंट मैटर, आप डिफेंस भी बोल सकते हैं, एजुकेशन भी बोल सकते हैं, कोई सही या गलत आंसर नहीं है इसमें, डिपेंड करता है कि आप अपने आंसर को जस्टिफाई कैसे करते हैं, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। नाउ कमिंग टू द लास्ट पार्ट, जो कि मैंने अभी तक कवर नहीं किया है क्योंकि वो प्रीलिम्स का पार्ट नहीं था, दैट इज़ एथिक्स का प्रिपरेशन। एथिक्स इज़ वन सब्जेक्ट जिसमें आई वुड से कि आई टुक हेल्प। एक मिस्टर संजीव करके हैं, वो श्री राम IAS में पढ़ाते हैं, अब शायद कहीं और भी पढ़ाते हैं, उनके क्लास नोट्स के थ्रू मैंने प्रिपेयर किया था और उनसे कुछ क्लासेस भी ली थी मैंने। तो एथिक्स में मैंने 16 और 17 में एग्ज़ाम लिखा तो मुझे लगा कि आई वॉजंट स्कोरिंग गुड इनफ इन एथिक्स, समथिंग वॉज लैकिंग, तो एथिक्स में आई टुक हेल्प इन दैट एंड सो दैट वॉज द होल एंड सोल ऑफ द प्रिपरेशन पार्ट। द थिंग इज़ कि एग्ज़ामिनेशन का पैटर्न ऐसा है कि आपको काफ़ी ज़्यादा फिज़िकली मेंटली स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है, इमोशनली स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है। इट्स नॉट ईजी स्टडिंग फॉर लॉन्ग आवर्स, 2 साल 2.5 साल तक। फिज़िकल स्ट्रेंथ भी चाहिए आपको, सिटिंग फॉर लॉन्ग आवर्स इन अ डे, इट कैन गेट फ्रस्ट्रेटिंग। सो आई वुड से अगर आप ऐसा कुछ भी फील करें, टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर मेंटल हेल्थ, कीप टॉकिंग टू योर फ्रेंड्स, योर फैमिली, योर पेरेंट्स, they are very very important. मेरा एक डेली शेड्यूल था, I used to get up at 5:30 in the morning and then I used to go for a run. तो सवेरे उठ के मैं 2-2.5 किलोमीटर दौड़ता था, फिर कुछ एक्सरसाइजेज वगैरह, योगा वगैरह किया मैंने। आई वुड सजेस्ट वेरी स्ट्रांगली कि आप एक्सरसाइजेज, एक हेल्दी डाइट रिजीम, एक हेल्दी लाइफस्टाइल ज़रूर मेंटेन करें। एक्सरसाइज शुड बी अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर डेली रिजीम। इट रिवायर्स योर ब्रेन इन unknown ways. It's not just about physical appearance, it's also about आप इमोशनली कितना स्टेबल रहते हैं। आप एक वो होता है ना कि अगर इफ़ यू सेट अ बॉल डाउन अ स्लोप, इट गेन्स स्पीड एज इट रोल्स डाउन द स्लोप, मोमेंटम पिकअप करता है। सुबह 5:30 बजे उठ के आपने अगर 3 किलोमीटर की रन कंप्लीट कर ली, जब पूरा शहर सो रहा होता है, तो आपको एक मेंटल फ्रेम में डाल देता है कि आप ऑलरेडी एक अचीवर हैं, लोग जगह नहीं है, आपने अपना आधा काम सुबह का अभी निपटा लिया। तो दैट्स ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट रीज़न वाई यू शुड कीप एक्सरसाइजिंग। अदर दैन दैट आपकी एक हॉबी हो सकती है। आई यूज़ टू प्ले गिटार, अभी भी बजाता हूँ मैं। सो दैट्स ऑल्सो नाइस। आप बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें उसके ऊपर, मे बी दिन में हाफ एन आवर 45 मिनट्स आप स्पेंड कर सकते हैं। सो या स्टडीज़ इज़ इम्पॉर्टेंट, पढ़ना तो पड़ेगा आपको सिविल सर्विस एग्ज़ाम के लिए, बट अदर दैन दैट जस्ट कीप फोकस, just focus on your mental, your physical health, your social well-being, on everything. So that's all I have to say. Thank you very much. Jai Hind.